नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई है। साइंस में हम लोगों ने बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी है और बायोलॉजी में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है सेल। सेल से रिलेटेड हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख ली है। स्टेप टू स्टेप हमने क्लासेस देखी है। कई सारे वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने कई सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। जैसे हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा। उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी सस्पेंडेड जो आपके सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने विधिवत अच्छे से स्टडी करी। आज हम लोग क्या करते हैं, कल जो लास्ट हमारी क्लास थी वो हमारी क्रोमैटिन और क्रोमोसोम से रिलेटेड थी, उसी को हम लोग आगे ले जा करके आज जो चलते हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड है। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, जैसे हम लोग हर एक सेल ऑर्गेनेल की जब स्टडी करते हैं तो हम लोगों का एक जो उद्देश्य रहता है कि उसकी डिस्कवरी कब और किसने की। ये हमारे जो फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड, जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये आपके सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी कब हुई और किसने की, और उनको जो शॉर्ट नेम दिया जाता है या कोई भी सेल ऑर्गेनेल किस नाम से जाना जाता है। जैसे राइबोसोम से उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है तो सुसाइडल बैग कहा जाता है। इस तरीके के जो इंपॉर्टेंस वन डे वन लीनियर क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग भी साथ साथ में देखते चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की? तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट हैं, फ्रेडरिक मिसर। तो फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की। तो फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की। अब हमारा क्वेश्चन होता है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आपका न्यूक्लियोटाइड, जो देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो वो एक बायोमॉलिक्यूल है जो आपका न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के एक चैन बनाते हैं जिससे न्यूक्लिक एसिड बनता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। तो दोस्तों, ये बात हमारी क्लियर हुई। अच्छा, फ्रेडरिक मिसर ने जो न्यूक्लिक एसिड को जब पहली बार उन्होंने डिस्कवर किया तो उसको न्यूक्लिक एसिड ना कह करके उसे न्यूक्लिन कहा था। ये बात आपको याद रखना है कि जो फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड ना कह करके उसे न्यूक्लिन बोला था। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो इसकी फंडामेंटल यूनिट है जिससे मिलकर के ये न्यूक्लिक एसिड बना है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब हम न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन देखेंगे। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आपके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। हमारा शुगर होता है, फास्फेट होता है और हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। जो हमारा शुगर होता है उसके अंदर जो शुगर होता है वो 2 टाइप की होती है, एक राइबोस शुगर, एक आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर। ऐसे ही अगर हम देखें नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो भी स्ट्रक्चरली 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन, एक पिरामिडिन। जो प्यूरिन होता है वो आपका डुअल रिंग स्ट्रक्चर में होता है, जो पिरामिडिन होता है वो आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में होता है। पिरीमिडीन में जो आपके नाइट्रोजनस बेस आते हैं वो आपके आते हैं, प्यूरिन में आते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन, और इसमें आता है आपका साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अभी आगे हम लोग देखेंगे क्या इसके टाइप्स होते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। तो उसमें आपका ये जो आपका बॉन्ड बनता है एडेनिन, ग्वानिन और ये नाइट्रोजनस बेस का आपस में, वो हम लोग डीएनए और आरएनए में देखेंगे इसको बेसिक। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है और न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो वो आपका पेंटोस शुगर भी आपकी 2 प्रकार की, मैंने अभी आपको डिस्कशन किया कि 2 प्रकार की होती है, एक राइबोस, एक आपकी डीऑक्सीराइबोस। फास्फेट ग्रुप के बारे में देखा, नाइट्रोजनस बेस के बारे में देखा। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट ग्रुप को हटा दिया जाए तो बचे हुआ जो न्यूक्लियोटाइड है उसको न्यूक्लियोटाइड ना कह करके एक नया नाम दिया जाता है, वो है न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों, आपको न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट दिख रहा है क्या, कि न्यूक्लियोटाइड में से अगर फास्फेट ग्रुप को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ आपका जो पार्ट है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आपका ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक डीएनए
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक आपका आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो एक आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो होता है वो डुअल स्टैंडर्ड होता है, यानी उसमें डबल स्टैंड होते हैं। साथ साथ में क्या होता है कि उसमें जो शुगर होती है डीएनए में वो आपकी डीऑक्सीराइबोज होती है। पेंटोज शुगर में एक ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है तो उससे बनता है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो जो आपका डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए में जो है वो आपकी क्या होती है, राइबोज शुगर होती है। आरएनए में जो आपका स्टैंड होता है वो आपका सिंगल होता है, जबकि डीएनए में जो होता है वो आपका डबल स्टैंड होता है। अभी हम आगे की क्लास में डीएनए को डिटेल में देखेंगे और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और उसके बारे में विधिवत जो भी जानकारी होंगी डीएनए से रिलेटेड वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद में आरएनए देखेंगे। तो दोस्तों आपको डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर आपको पता चला। बाकी आप देखेंगे क्या कि जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है उसके अंदर जो आपका ये नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें आपका जो एडेनिन होता है वो आपका थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ग्वानिन जो होता है वो आपका जो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और जबकि आरएनए में क्या होता है, एडेनिन। आगे हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, डीएनए। अब डीएनए के बारे में देखिए तो डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको जो डिस्कवरी की है वो की है फ्रेडरिक मिशर ने और इसके लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया, डुअल हेलिक्स मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल। तो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल जो प्रपोज किया गया वो किया गया वाटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने किया। कब किया, 1953 में किया। हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आ सकता है क्या कि जो आपका डीएनए से रिलेटेड जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने प्रतिपादित या किसने प्रपोज किया। तो वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। अब डीएनए होता क्या है तो देख सकते हैं आप, ये आपको फिगर आपको दिखाया गया डीएनए का। डीएनए जो होता है वो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या एक तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर होता है, यानी बहुत सारे आपके क्या पॉलीमर जो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, वो डीएनए फॉर्म करते हैं। यानी कि बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, तो वो बनाते हैं हमारे डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए का ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपका डबल है, ये आप देख रहे हैं, ये आपके स्ट्रैंड है, ये आपका ये स्ट्रैंड है। और डीएनए से जो डीएनए बनता है वो आपका बनता है किस प्रोसेस के थ्रू, तो रिप्लिकेशन होता है। डीएनए से जो आरएनए की बनता है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो पहली बात आपको क्या समझ में है कि जो डीएनए होता है वो होता क्या है, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है या एक तरीके से बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के चैन बनाते हैं जिससे डीएनए फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और आप देख सकते हैं क्या कि जो आपके ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किस किस चीज़ के बने होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बने किसके किसके होते हैं, शुगर के बने होते हैं, उसमें आपका पेंटोज शुगर होती है। लेकिन डीएनए के रेफरेंस में अगर बात करते हैं तो इसमें शुगर कौन सी होगी, यानी इसके न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर होगी, तो आपकी होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इसमें क्या होगा तो सर, और इसमें आपका होगा कुछ आपके बेसेस होंगे और कुछ आपका जो है फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ेगा। तो एक तरीके से आप समझिए क्या कि इसमें जो आपके दो तरीके के क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उसे आप कहते हैं एडेनिन। जो आप देखे हैं क्या दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है प्यूरिन, एक होता है आपका पिरामिडिन। मैंने आपसे बताया था पीछे की क्लास में कि जो आपका प्यूरिन होता है उसमें आपके एडेनिन और ग्वानिन आपके आते हैं और जो आपका पिरामिडिन होता है उसमें साइटोसिन और आपका थायमिन आता है। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चरली देखें तो आपका जो एडेनिन होता है वो आपका डबल बॉन्ड के साथ में आपका किसके साथ में जुड़ता है, थायमिन के साथ में जुड़ता है। थायमिन की टी लगा देते, टी फॉर थायमिन। तो टी से आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ता है और जो आपका ग्वानिन होता है वो आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। किसके साथ में, वो जुड़ता है आपका साइटोसिन के साथ में। इसका मतलब एटी, शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, ए टी और जीसी। ए मतलब एडेनिन
और T मतलब थायमिन, G मतलब ग्वानिन, C मतलब साइटोसिन। तो एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है किसके साथ में, किसके साथ में, थायमिन के साथ में, जबकि ये आरएनए में यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। और ये आपका ग्वानिन है, ग्वानिन आपका जुड़ेगा साइटोसिन के साथ में। तो इस तरीके से आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा और डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने प्रपोज किया, वो आज हम लोगों ने इसमें देखा। बाकी मैंने आपको बताया क्या कि डीएनए का फंक्शन इतना होता है कि डीएनए आपका जो पेरेंट से जो जेनेटिकल मटेरियल होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम यही आपका करता है। तो आप कह सकते हैं कि आपने देखा होगा जब कभी भी किसी चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो हम डीएनए टेस्टिंग ही करते हैं, क्योंकि उसी से हमें जेनेटिकल मटेरियल प्राप्त होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी चीज़ की आप देखते हैं कि ये चेक करना होता है कि ये किसका मतलब माता पिता या इस तरीके से आप चेक करना चाहते हैं कि हाँ ये बेटा, या बहुत ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें ये नहीं पता चल पाता है कि ये इसका डीएनए क्या है, या डीएनए के माध्यम से माता पिता को भी पता किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कभी कभार क्या होता है, बहुत बार केसेस में देखा जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, क्या होता है बच्चे छोटे होते हैं और एक ही जगह पे रखे होते हैं तो आपके गायब हो सकते हैं। तो क्या होता है, या एक तरीके से मिल जाते हैं तो बच्चों का भी डीएनए टेस्ट करके हम बच्चों को सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि डीएनए से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए ही क्या होते हैं, हमारे पेरेंटल जो कैरेक्टर होते हैं, पेरेंटल जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो बेसिकली आपने देखा क्या जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत कुछ होता है इससे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, आरएनए। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए के बारे में हमने देख लिया, अब आप लोग देखते हैं किसके बारे में, आरएनए के बारे में। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल डीएनए की जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। आरएनए में क्या होता है कि जैसे डीएनए जो होता है वो आपका उसमें डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड्स होता है। जो डीएनए होता है उसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में जो शुगर होती है वो आपकी होती है राइबोस शुगर। डीएनए में जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें जो आपका एडेनिन होता है वो आपका जुड़ता है किसके साथ में, एडेनिन जुड़ता है जाकर के आपका थायमिन के साथ में। लेकिन आरएनए में क्या होता है, एडेनिन जुड़ता है जाकर यूरेसिल के साथ में, ठीक है। बाकी ग्वानिन उसी के साथ में, ग्वानिन जो होता है वो आपका साइटोसिन के साथ में जुड़ता है। ये आपका आरएनए और डीएनए के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, आरएनए के बारे में। तो आरएनए जो होता है वो किस किस चीज का मिलकर बना होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, एक आपका पॉलीमर होता है, और ये किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो आरएनए भी आपका जो है वो शुगर, आपका शुगर का बना होता है, और इसमें पेंटोस राइबोस शुगर होती है, और आपका कुछ आपके फास्फेट ग्रुप होते हैं, और आपका क्या होता है तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस आपके वही एडेनिन ग्वानिन, और एडेनिन ग्वानिन आपका यूरेसिल, और थायमिन जो यहाँ पर आपका एब्सेंट हो जाता है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा किसके बारे में, आरएनए के बारे में। आरएनए का बेसिक जो काम क्या होता है वो देखो, आरएनए का काम बस इतना होता है कि वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, या एक तरीके से कह सकते हैं मैसेंजर का काम करता है, या एक तरीके से आप देखेंगे क्या करता है कि जब प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है जिसे हम लोग क्या करते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, उस ट्रांसलेशन में आपका जो आरएनए होता है वो आपका हेल्प करता है। लेकिन ये आरएनए बनता कैसे है, तो ये आरएनए जो होता है वो डीएनए से ही बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे आप क्या कहेंगे, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि आपके जो आरएनए होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। आरएनए के टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरली, अगर आप देखोगे तो 3 टाइप के आरएनए होते हैं। एक आपका होता है mRNA, जिसे हम कहते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए। एक होता है हमारा टीआरएनए जिसे हम कहेंगे ट्रांसफर आरएनए, और हमारा होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इस तरीके से हमने क्या देखा, क्या टाइप्स ऑफ आरएनए। अच्छा, ये जो एमआरआरएनए होता है इसका काम क्या होता है, तो अभी जस्ट इसको समझिए क्या कि जो डीएनए है, डीएनए से
जो आरएनए बनने की प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो डीएनए से आरएनए बनता है, जो डीएनए से आरएनए बनता है वो आपका एमआरएनए होता है, और डीएनए से जो सिग्नल है वो ले जाने का काम, मैसेज कैरी करने का काम आरएनए का होता है। डीएनए ने आदेश दिया, डीएनए ने कमांड इनको दिया, किसको, एमआरएनए को, कि भैया जाइए प्रोटीन बनाने का काम करना है आपको, या आपको जाकर के राइबोसोम्स के पास इसको भेजते हैं, किसको, एमआरएनए को। ये एमआरएनए जाता है किसके पास में, राइबोसोम्स के पास में। अब राइबोसोम्स जहां जहां पे होंगे वहां वहां पर आपका ये एमआरएनए पहुंचेगा और क्या देगा, सिंबल देगा। तो आपको पता है कि फिर क्या होगा, फिर आपका जो सेकेंड पार्ट इसका होता है जो टीआरएनए होता है। अच्छा देखो, आपको एक बात और पता होगी, अभी हम लोग एक और चैप्टर डिस्कशन करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके बारे में जब हम लोग देखेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड हमारा होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो सिंपली डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड ऑब्जर्व होता है, जैसे आपका बात करें कार्बोहाइड्रेट तो वो आपका ग्लूकोज के फॉर्म में फाइनली ऑब्जर्व होता है हमारी सेल के थ्रू, वैसे ही आपका जो प्रोटीन होता है वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, और आपका जो फैट होता है वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। तो वो जो न्यूक्लिक एसिड हमारी सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड को लाने का काम या उसको कैरी करने का काम किसका होता है, वो आपका होता है ट्रांसफर आरएनए का काम। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, वो आपकी सेल्स के अंदर जहां जहां पर भी आपका क्या है, जहां जहां पर भी आपका अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन जो होता है वो आपका छोटे छोटे जो पार्टिकल्स में फाइनली जो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो आपका आपका जो अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को टीआरएनए कैरी करके कहां पर लाएगा, वो आपका राइबोसोम्स के पास लाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर प्रोटीन बनेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोटीन बनने की जो, या प्रोटीन सिंथेसाइज होने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और उसमें क्या करता है डीएनए, एमआरएनए जो है वो डीएनए से क्या करता है, डीएनए जो एमआरएनए को एक तरीके से कमांड देता है, सिग्नल देता है, तब ये आपका एमआरएनए जो है वो पहुंचता है किसके पास में, सेल के अंदर जो आपके राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स में जो आपका ये टीआरएनए होता है वो आपका जो आपके वो होते हैं अमीनो एसिड होते हैं, उनके आपके मॉलिक्यूल्स को कैरी करके आपका राइबोसोम्स तक लाता है, और वहीं पे आपका क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। यानी ये आपका आरएनए जो होता है वो आपका प्रोटीन बनने की पूरी प्रोसेस जो होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। इस तरीके से अगर आपको पता ना हो कि आरएनए का फंक्शन क्या होता है, तो ये आपका ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज होने की जो प्रोसेस है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, और उसी ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया में ये भाग लेता है कौन, आरएनए। आरएनए आपके 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए जो मैसेज कैरी करते हैं, टीआरएनए जो चीजों को ट्रांसफर करते हैं, और आरएनए जो होता है वो भी आपका प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसमें अपनी मशीनरी रोल प्ले करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि आरएनए होता क्या है, किन किन चीजों से मिलकर के आरएनए बना होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, और आरएनए में जो आपके बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस वो कैसे आपके जुड़े होते हैं। तो आपका जो एडेनिन होता है वो यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, और आपका जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जो कि डीएनए में थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, क्योंकि डीएनए में ये चीज आपकी थायमिन के साथ जुड़ती है और यहाँ पर आपका एडेनिन यूरेसिल के साथ में जुड़ता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और फिर आपका ये जो एमआरएनए है वो सिग्नल लेकर के कहाँ पहुंचेगा, वो राइबोसोम्स के पास पहुंचेगा, और राइबोसोम्स में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। यानी प्रोटीन सिंथेसाइज होने की प्रोसेस को प्रोटीन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। और इस तरीके से ये आरएनए जो होता है वो आपका ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है। तो आज की क्लास में आपने डीएनए आरएनए को अच्छे से देखा, और इसके आरएनए के सारे टाइप्स आपने देखा। एमआरएनए, अच्छा देखिए इसका परसेंटेज अगर देखें तो टोटल आरएनए में आपका 40 से 80% आपका आरआरएनए होता है, 10 से 20% आपका टीआरएनए होता है, और 3 से 2% आपका एमआरएनए होता है। तो आरएनए
आरएनए में कौन सा आरएनए सबसे कम होता है, तो आपका वो mRNA होता है, और आपका उससे थोड़ा ज्यादा tRNA, सबसे ज्यादा जो आरएनए पाया जाता है वो आपका राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। और ये जो आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, एक संरचना पाई जाती है, उसी न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनता है, आरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या आरएनए वहां पर बनता है। तो इस तरीके से आपने आज की क्लास में क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखा, डीएनए के बारे में अच्छे से देखा, और आरएनए के बारे में अच्छे से देखा। डीएनए का पूरा आपने स्ट्रक्चर देखा, डीएनए का कंपोजिशन देखा, डीएनए का फंक्शन देखा। ठीक इसी प्रकार आपने क्या किया, आरएनए के बारे में जाना, आरएनए के जो कंपोजिशन के बारे में जाना, आरएनए के टाइप्स के बारे में जाना, और आरएनए का क्या जो रोल होता है या फंक्शन होता है उसके बारे में आपने जाना। तो डीएनए और आरएनए का आपस में कंपेयर करके भी आपने स्टडी की कि डीएनए में क्या चीजें पाई जाती और आरएनए में क्या पाई जाती है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, वो भी हमने डिस्कशन किया। तो इस तरीके से आज हमारा जो टॉपिक है ये न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा खत्म होता है। और हमें जो डीएनए और आरएनए से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स थे या जो भी हमारे फैक्ट थे वो हमने डिस्कशन किए। बाकी आपकी जो भी चीजें अगर डीएनए आरएनए से फैक्ट बेस रह जाती हैं तो क्वेरी सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन सेशन आएगा, उस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट अगर छूट जाते हैं तो उसमें हम क्या कर लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों आज हमारी जो सेल, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पर, क्योंकि आज हमारी जो सेल की क्लास है वो एंड होने को है, क्योंकि हम लोगों ने सेल से रिलेटेड लगभग सारे चीजें पढ़ ली है। बस आपकी दो चीजें बस याद रखना। एक चीज आप ये याद रखेंगे कि वैक्यूल, जिसके बारे में हमने ज्यादा जो डिटेल में नहीं स्टडी करी, क्योंकि वैक्यूल जो होता है वो एक तरीके से खाली स्पेस होता है। और वैक्यूल आपका पाया जो प्लांट सेल होती है, उस प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो आपका लार्ज होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा होता है। वैक्यूल एक तरीके से खाली स्पेस होता है, और उसके अंदर जो सैप भरा होता है उसे वैक्यूल सैप कहा जाता है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिएगा कि जो वैक्यूल को छोड़ा गया, छोड़ा किसी भी चीज को नहीं गया। आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सारी चीजें थी, हमने सेल से रिलेटेड चीजें करी, और हमने इसको एक्सप्लेन भी किया और डिस्कशन किया। बाकी जैसे जो छोटी छोटी आपका जो सेल, बहुत सारी भी बहुत मटेरियल्स ऐसे होते हैं सेल के अंदर जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया। वो हमारा जो क्वेश्चन सेशन होगा उसमें हम लोगों ने जो एक दो चीजें छूट जाती है इससे रिलेटेड, वो हम उसमें डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन के साथ में। तो बाकी आज की क्लास दोस्तों हमारी सेल की जो है पूरी कंप्लीट होती है। हम लोगों ने फिर क्या किया, पूरे सेल के टॉपिक को एक टॉपिक टू टॉपिक हमने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमने सेल के सारे टॉपिक्स देखे। शुरुआत हमने कहाँ से की, हमने सेल की स्टडी से शुरुआत करी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, उसके बाद हमने उसका पूरा कंपोजिशन देखा और उसके पार्ट्स देखे, सेल वॉल के बारे में देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में देखा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होते हैं उनके बारे में भी जाना, और न्यूक्लियस के अंदर के भी जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं वो भी हमने डिटेल में देखा। तो दोस्तों अब हमारा सेल जो टॉपिक है वो आपका फिनिश होता है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो सेल डिवीजन से रिलेटेड रहेगा, फिर हम टिश्यू से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, फिर हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे करके हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक रहेगा, और भी मिसलिनियस जैसे जो हमारे टॉपिक्स हमारी बायो के रहेंगे वो हम लोग करेंगे। लास्ट में एक और हमारा टॉपिक जो एनिमल किंगडम या टेक्सोनॉमी से रिलेटेड रहेगा वो भी हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग अब कमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर किया करिए, और आप लोग जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्या किया करिए, कमेंट पर आप फीडबैक भी दिया करिए, जो चीज़ें मॉडिफाई करने के लिए या जो हम चीज़ें सुधार सकते हैं, या एक सजेशन आप अगर देना चाहते हैं तो भी आप उसको क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में उसको आप लिख दिया करिए, बोल दिया करिए। तो अगली क्लास में हम लोग जब आएंगे तो उसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो आप क्या करिए, आप अभी ये चैनल हमारा नया है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के बीच में शेयर करिए। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ से जैसे जो साइंस की सीरीज हमारी ये स्टार्ट हुई, अभी हमारी शुरुआत है, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत हम लोग यहाँ से चीज़ें अच्छी कंटेंट जो है अच्छे से तैयार करके यहाँ पर हम लोग लाते हैं। और एग्ज़ाम हमारे जैसे कुछ रेलवे के एग्ज़ाम
एग्जाम होगा या जहाँ जहाँ पर साइंस का वेटेज रहता है वहाँ पर जो भी लोग तैयारी करना चाह रहे हैं या हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके साइंस की सीरीज आप देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं या जो भी कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, इस कंटेंट से बाहर हमारे कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन सेशन लेने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपके क्लास से बाहर आएंगे। तो बस आप अपना क्या करिए, सहयोग बनाइए और एक तरीके से उत्साहवर्धन करने के लिए क्या करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए। और ये आपका चैनल है, हमारा चैनल है, मिलकर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच।